डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रीति रैना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन टूरिज्म मैनेजमेंट, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन फरीदाबाद से आप सभी का इस वीडियो लेक्चर सीरीज में स्वागत करती हूँ। इमर्जिंग ट्रेंड्स फोर्थ सेमेस्टर का जो पेपर है उसका आज हम टॉपिक कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 3 जो इमर्जिंग ट्रेंड से रिलेटेड है कि कौन कौन से ट्रेंड्स जो हैं, लेटेस्ट ट्रेंड जो हैं टूरिज्म से रिलेटेड आजकल जो है डेवलप हो रहे हैं, जिनका ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हमारा टूरिज्म प्रोडक्ट के अंदर जो हमें बदलाव लाने हैं वो किस तरह से होने चाहिए। सो बेसिकली हम बात करें कि there are many new forms of tourism and types of tourism that are being developed to meet the needs of growing tourist market. जो हमारा टूरिस्ट मार्केट है यानी कि जो हमारा टूरिस्ट है उसके इंटरेस्ट बिहेवियर के अंदर या हम कहें टेक्नोलॉजी के अंदर या इकोनॉमिक कंडीशंस के अंदर जो है जो भी चेंजेस आए हैं उसके लिए जो है अलग अलग फॉर्म ऑफ टूरिज्म या टाइप्स ऑफ टूरिज्म जो है वो डेवलप किए जा रहे हैं, जिससे कि जो है हमारा जो टूरिस्ट है या हमारा कस्टमर जो है वो सेटिस्फाइड जो है हो सके। उसी सिलसिले के अंदर जो अब टाइप्स जो हैं हम उनको पढ़ते हैं। पहला है हमारा क्रूज टूरिज्म। क्रूज वर्ड आई होप हम सब ने पढ़ा हुआ है। क्रूज किससे रिलेटेड है? जब हम ट्रेवल कर रहे हैं बाय शिप। तो बेसिकली जो शिप्स जो हैं वो इस टाइप के हैं जिनके अंदर की टूरिस्ट की रिक्वायरमेंट की सभी फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं, चाहे वो अकोमोडेशन के लिए अच्छे रूम्स की सुविधा है, वहां पर ही स्विमिंग पूल भी होता है और आपका जिम भी होता है, पार्टी के लिए हॉल भी होता है और भी बहुत सारी चीजें जो हैं सभी जो हैं चीजें अवेलेबल होती हैं। आपके रेस्टोरेंट्स होंगे उसके अंदर और वो भी मल्टीपल टाइप जो हैं चीजें जो हैं अवेलेबल होती हैं। तो बेसिकली कोई भी पर्सन जो है वो शिप पे ट्रेवल करते हुए भी सारी चीजों को एंजॉय कर सकता है। आप महसूस कर सकते हो कि आपके आसपास पानी है, आप समुद्र में जो है और शिप के अंदर बैठे हुए हैं और साथ साथ आपको सारी फैसिलिटीज भी वहां पर अवेलेबल हो रही हैं। तो क्रूज हॉलीडेज जो आप कर रहे हो, लग्जरी फ्लोटिंग रिजॉर्ट्स, उसको हम कह सकते हैं लग्जरी फ्लोटिंग रिजॉर्ट। एक तरह से रिजॉर्ट है क्योंकि सारी सुविधाएं आपके लिए अवेलेबल हैं और ये मिल रहा है आपको कि आप तैरते समुद्र पर चल रहे हैं और वहां पर फ्लोट कर रहे हैं और आपको सारी लग्जूरियस आइटम जो है वो वहां पर मिल रहे हैं। तो इस टाइप का जो टूरिज्म है वो काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है और जो क्रूज ऑपरेटर्स हैं जो इससे बुकिंग से रिलेटेड आपको सुविधाएं पहुंचाते हैं उससे रिलेटेड जो है वो आपको काफी अफोर्डेबल पैकेजेस जो हैं वो प्रोवाइड करा रहे हैं, जो बेसिकली हर बजट कैटेगरी के अकॉर्डिंगली जो है बनाए गए हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो बहुत ही ज्यादा अमीर पैसे वाले लोग हैं वही इन सुविधाओं का मजा या लुत्फ उठा पा रहे हैं, बल्कि और लोग भी जो है इसको एंजॉय कर रहे हैं। सभी एज ग्रुप के लोग हम कह सकते हैं। और ये आपका जो ट्रेवल होता है वो कुछ कम दिनों से लेके ज्यादा दिनों तक का भी हो सकता है। तो नंबर ऑफ डेज के लिए भी हो सकता है कि आपने एक दिन का ट्रेवल किया या 1 वीक का भी ट्रेवल कर सकते हो। तो इस टाइप के डिफरेंट पैकेजेस जो है वो जो है वो चलाए जा रहे हैं। तो ये हमने देखा कि जो है एक तरह से बहुत ज्यादा जो है अब फेमस हो चुका है। तो क्रूज टूरिज्म इंडस्ट्री जो है देश के अंदर जो है इसके अंदर आपको हमने देखा कि 3 गुना या 4 गुना जो है इसके अंदर जो है ग्रोथ आई है। जो है हम देखते हैं जो हमारे डोमेस्टिक या इंटरनेशनल पैसेंजर्स जो हैं जो ट्रेवल कर रहे हैं तो इसके अंदर जो है हम देखते हैं चौगुना मतलब बढ़ोतरी हुई है। एक तरह से नंबर ऑफ पीपल जो ट्रेवल कर रहे हैं उनकी संख्या के अंदर जो है इतना ज्यादा डेवलपमेंट जो है चेंजेस जो है हमारे आए हैं, हम देख रहे हैं। ठीक है, तो क्रूज टूरिज्म के अंदर जो है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रूज लाइनर्स जो हैं जो कि एंटर कर रही हैं इंडियन पोर्ट्स में जो है, और साथ साथ जो है बहुत सारी डेस्टिनेशंस भी डेवलप हो रही हैं। तो एक जो फिक्की ने जो एक स्टडी की है जो है डेवलपिंग पोर्ट्स एज क्रूज टूरिज्म हब्स इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर भी क्रूज टूरिज्म के जो हब्स हैं जो है सेंटर्स जो हैं वो बनाए जाएं और इसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। 2007 और 8 के अंदर लगभग 54 क्रूज कंपनीज जो हैं जिनके अंदर की इंटरनेशनल कंपनीज भी जो हैं शामिल थी,
उनको परमिशन मिली कि वो इंडिया के अंदर जो है जो सर्किट्स जो हैं, जो बाई सी वाले जो सर्किट्स हैं, समुद्री सर्किट जो हैं, उनके अंदर इन्वॉल्व हुए। और यहाँ पर माना जाता है कि गवर्नमेंट जो है वो फोकस कर रही है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है इनको बढ़ावा देने के लिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप की जाए। और साथ साथ जो भी टूरिस्ट आते हैं उनकी जो इमिग्रेशन की या कस्टम चेक्स का जो प्रोसेस होता है उसको भी जो है अच्छी तरह से डेवलप किया जा सके, ताकि टूरिस्ट को हमारे देश में, अगर इंटरनेशनल टूरिस्ट है उसकी भी बात करें, तो हमारे कंट्री में आने के लिए या इस सुविधा का जो है मजा लेने के लिए कोई भी उनको जो है रुकावट ना आए बेसिकली। इसी तरह से जो है कि कंट्री का जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, इसमें काफी ज्यादा आपको बढ़ोतरी जो है समय के साथ साथ मिल रही है, और क्रूज पॉलिसी जो है बनाई गई है। यानी कि इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने क्रूज पॉलिसी डेवलप की है और इसको लागू किया जा रहा है, ताकि अंतरराष्ट्रीय क्रूज बिजनेस जो है हमारे देश में जो है उसको जो है डेवलप किया जा सके। और हमें पता है अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस डेवलप करेंगे तो क्या होगा, हमारे को ज्यादा से ज्यादा अर्निंग होगी इससे। तो ओनली इंटरनेशनल क्रूज कंपनी जो आज के समय में इंडिया के अंदर है वो है ओशियन क्रूजेज इंडिया। तो कौन सी कंपनी है इंटरनेशनल कंपनी? ओशियन क्रूजेज इंडिया। ये कंपनी है जो आज के समय के अंदर इंटरनेशनल कंपनी इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करती है। तो पूरा क्रूज डेवलपमेंट का जो प्लान है, जिसके अंदर शामिल है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, जैसे कि नए पैसेंजर या क्रूज टर्मिनल स्थापित करना, और ये जो है इनको किया जाएगा पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप के द्वारा, उनके दोनों की मेलजोल से। ये प्रपोज किया गया है जो क्रूज ऑपरेटर्स हैं उनको जो है कुछ कंसेशन दिया जाए इनकम टैक्स के अंदर, एक्साइज ड्यूटीज के अंदर, कस्टम ड्यूटीज के अंदर, कॉर्पोरेट टैक्स के अंदर या सर्विस टैक्स के अंदर, जिससे कि और ज्यादा से ज्यादा ऐसे जो क्रूज ऑपरेटर्स जो हैं वो सामने आए, या ज्यादा से ज्यादा जो है प्राइवेट सेक्टर भी जो है इसके अंदर योगदान दे। तो उससे क्या होता है बेसिकली, जब हम प्राइवेट सेक्टर को जो है इनवाइट करना चाहते हैं तो उसके बदले में उनको कुछ बेनिफिट देने होते हैं, कि क्योंकि वो अगर वो ऐसा काम करना चाहेंगे जहां उनको प्रॉफिट हो, तो प्रॉफिट के लिए अगर उनको कुछ हम जो रिलैक्सेशन दे रहे हैं, कुछ रिबेट्स दे रहे हैं, तो वो इस चीज में जो है जल्दी से आगे आते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला डिफरेंट टाइप, जो इमर्जिंग टाइप है जो लोग पसंद कर रहे हैं, वो हो गया हमारा क्रूज टूरिज्म। चलिए नेक्स्ट है हमारा फ्लोटिंग लग्जरी होटल्स। सो QE2 जो है वो एक फेमस 70,000 टन जो है लग्जरी ओशन क्रूज लाइनर है, जिसको लॉन्च किया गया था 1967 के अंदर। जो क्वीन थी इंग्लैंड की, उन्होंने किया था, और इसको कन्वर्ट अब कर दिया गया किसके अंदर? लग्जरी होटल के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर दिया गया है। ये शिप को परचेज किया है दुबई की वर्ल्ड कंपनी ने, और जिसके पास में की P&O शिपिंग कंपनी भी है अपनी, और उन्होंने जो है इस शिप को जो है वो परचेज किया है। और शिप जो है इसको स्पेशली जो है कंस्ट्रक्ट किया गया है लग्जरी पाम जुमेरा, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट ह्यूमन मेड आइलैंड है, जो दुबई के अंदर जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा बनाया गया आइलैंड है, वहां पर इसको स्थापित किया गया है। तो इट इज ए फ्लोटिंग लग्जरी होटल दुबई के अंदर, ये एक नया कॉन्सेप्ट है। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट आता है हेरिटेज वॉक्स। हेरिटेज तो आप समझते हैं जो हमारी धरोहर है, तो यानी कि जो जो ऐसे स्थान है जहाँ पर हमारी पुरानी प्राचीन हेरिटेज जो है मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं या प्लेसेस वगैरह हैं, वो उनको एक जो है वॉक करके आपने जो है देखना है, जो आसपास की जगहों को, एक तरह से आप ये कह सकते हो। ये नया ट्रेंड है जो कि काफी इको फ्रेंडली है, और जो है इसको काफी मोमेंटम जो है वो मिल रहा है, प्रमोट हो रहा है काफी इंडिया के अंदर। 2 घंटे का गाइडेड हेरिटेज वॉक जो है वो शुरू किया गया है, जिससे कि जो है जिसमें हम इतिहास के बारे में जान सकते हैं, और उससे जुड़ी हुई उस स्थान के आर्किटेक्चर के बारे में, यानी उस जगह की वास्तुकला के बारे में, वहाँ के जो लोकल रहने का तरीका है वो, वहाँ का जो क्राफ्ट है,
या पुराने शहर जो है, एरिया जो है, वहां से रिलेटेड जो उनकी कल्चर है, जिस पर अभी जो है शहरीकरण का प्रभाव नहीं पड़ा है। ठीक है। और इस तरह का जो हेरिटेज वॉक है, हमने देखा जैसे कि स्टेट गुजरात जो है, गुजरात के अंदर अहमदाबाद में जो है, और दूसरे शहर दिल्ली में भी इसको शुरू किया गया है हेरिटेज वॉक को। तो इससे जो है वहां के जो 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 उन एरियाज के जो लोग हैं, उनको जो है पैसे जो है आमदनी हो जाती है, और वो इस फाइनेंशियल असिस्टेंस के द्वारा इन एरियाज को जो हमारे इतिहास में इम्पोर्टेंस रखते हैं, उनको मेंटेन रख पा रहे हैं। तो दोनों ही चीजें हैं, जो इनकम होती है उससे वहां के जो लोग हैं, वहां के रहने वाले, उन एरियाज को बहुत अच्छे से मेंटेन कर पा रहे हैं। दूसरी तरफ जो आने वाले टूरिस्ट हैं, वो जो वॉक करते हैं, 2 घंटे का वॉक करके उस पर्टिकुलर एरिया के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं, वहां के इतिहास के, कल्चर के, वहां का आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, एवरीथिंग जो है वहां का वस्तुकला जो है, तो वो भी उसका जो है मजा लेते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट आया है हमारा बच्चों, हेरिटेज वॉक। तो ये अब आप देख रहे हो कि जो नॉर्मल टाइप ऑफ टूरिज्म है, ये उनसे बिल्कुल अलग हटके टाइप्स जो हैं वो है, इसलिए हम इनको इमर्जिंग बोलते हैं बेसिकली। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट आता है बच्चों स्पिरिचुअल टूरिज्म। ठीक है। तो स्पिरिचुअल टूरिज्म जो है वो काफी पॉपुलर फॉर्म ऑफ टूरिज्म है आज के समय में। इसको हम पिलग्रिमेज या रिलीजियस टूरिज्म जो है वो भी कहते हैं। और इसके अंदर जो है इन्वॉल्व होता है कि हम ट्रेवल कर रहे हैं, जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उन जगहों पर हम बेसिकली जो है वो जा रहे हैं। ये सब चीजें जो है इसके अंदर शामिल होती हैं। इससे हमें जो है उन जगहों पर जाके स्पिरिचुअल बेनिफिट मिलता है। स्पिरिचुअल क्या है, हम जो मेडिटेट करते हैं बहुत सारे लोग, आत्मिक शांति, पीस, ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो होता है वो उससे रिलेटेड है। और बहुत सारे लोग जो हैं आज के समय के अंदर जो हैं गुरु लोगों को मानते हैं, उनके बताए हुए रास्तों पर चलते हैं। ठीक है। और ये उनके बताए हुए जो उपदेश हैं यह है उनको भी फॉलो करते हैं। तो जो हमारे टूर ऑपरेटर्स जो हैं हमारे, ये क्या है, किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम, स्पिरिचुअल टूरिज्म के अंदर। तो इसी तरह से जो हमारे टूर ऑपरेटर्स हैं वो इस टाइप के पैकेजेस डेवलप कर रहे हैं कि ताकि जो हमारे स्पिरिचुअल टूरिस्ट हैं उनकी जरूरतों को पूरा किया जा सके। फ्लोटिंग स्पिरिचुअल विलेजेस, एक कॉन्सेप्ट आया फ्लोटिंग स्पिरिचुअल विलेजेस, जो कि केरला के जो बैक वाटर्स हैं वहां पर शुरू किया गया है। वो कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स को जो है, जो आते हैं कंपनी से, जो एग्जीक्यूटिव्स जो आते हैं, जो लोग आते हैं, उनको एक जो है अस्मरणीय जो है, अनफॉरगेटेबल जो हम कहते हैं, एक्सपीरियंस देते हैं। और साथ में इस जगहों पर उनको स्पिरिचुअल शांति भी मिलती है, साथ ही साथ जो है हेल्थ की थेरेपीज भी मिलती हैं। हेल्थ की जो है वो स्पा थेरेपी है, या जो भी इस टाइप के जो है हेल्थ थेरेपीज भी मिलती है, यानी कि मन की शांति भी मिलती है और उनको तन की शांति भी मिलती है, एक तरह से आप ये कह सकते हो। और वो अपने गुरु से जो है उपदेश भी लेते हैं। और इस तरह से ये यहाँ पर जो हाउस बोट्स बनी हुई हैं, यानी कि जो फ्लोटिंग कॉटेजेस बनी हुई हैं, उनमें वो रहते हैं। तो ये आप इमेजिन कर सकते हो कि उनको किस तरह से जो है, कितना मजा जो है इन चीजों के अंदर आता होगा। लोग जो है बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं इन सभी चीजों को। नेक्स्ट आता है आपका है स्पेस टूरिज्म। ठीक है। तो अब जो है आज के समय में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजीज जो हैं वो एडवांस हो चुकी हैं। हमने देखा है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो चुका है, और ह्यूमन काइंड जो है आज के समय में उसका सबसे कॉस्टलीस्ट, सबसे महंगा जो टाइप ऑफ टूरिज्म है वो यही है बच्चों, स्पेस टूरिज्म। सबसे कॉस्टलीस्ट टाइप ऑफ टूरिज्म जो है वो क्या है, स्पेस टूरिज्म है एक तरह से। ठीक है। तो एक ट्रिप अगर आपको स्पेस में करनी हो तो आपको खर्चा लगभग $20 मिलियन या उससे ज्यादा ही आता है। तो $20 मिलियन से ज्यादा का ही आएगा। तो स्पेस टूरिज्म जो है क्या चीज है बेसिकली, तो वो उसको हम कहते हैं कि जो हम एक तो ट्रेवल टू अर्थ ऑर्बिट एंड सब ऑर्बिट। तो यानी कि स्पेस टूरिज्म के अंदर आता है जब हम यात्रा कर रहे हैं अर्थ के ऑर्बिट में और उसके सब ऑर्बिट्स में भी जो है यात्रा कर रहे हैं। ऑर्बिट्स आपको पता है ये अर्थ है, इसके चारों तरफ जो सर्कल है इसके अंदर जब हम मूव कर रहे हैं वो हो गया आपका।
इसी तरह से अगर हम ट्रेवल कर रहे हैं, जो प्लैनेट्स जो हैं, अर्थ के अलावा जो प्लैनेट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल हम यात्रा कर रहे हैं मार्स, आपने सुना है ना सबने, तो जब हम यात्रा कर रहे हैं मार्स के लिए जो है, वो भी आपका इसके अंदर आ गया। साथ ही अर्थ के ऊपर जो है सिमुलेटेड एक्सपीरियंस, एक वर्ड होता है नासा जो है, हमें पता है नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस जो इंस्टीट्यूट जो है, वो एक आपको जो है एक्सपीरियंस देता है, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, सिमुलेटेड एक्सपीरियंस। सिमुलेटेड का मतलब है बेसिकली हम स्पेस में नहीं गए, हम अपने ही अर्थ पर हैं, यहाँ आपको ऐसा एनवायरमेंट दिया गया जो कि सेम कंडीशंस है, जितनी ग्रेविटेशन फोर्स वहां होता है वही चीजें, जितना हवा का प्रेशर होगा, सब आपको वो एक रूम के अंदर या एक एरिया के अंदर एक्सपीरियंस करने को दिया गया। तो आप जब उस एरिया के अंदर जाते हैं, आपको बिल्कुल वैसा ही महसूस होगा जैसा कि स्पेस में महसूस होता है। तो ये स्टिमुलेटेड एक्सपीरियंस भी मिल सकता है। नासा जो है आपका इंस्टीट्यूट जो है इंडिया के अंदर सेंटर है वो, और एंटरटेनमेंट बेस्ड एक्सपीरियंस, यानी कि एक तरह से आप उसको एक्सपीरियंस को एंजॉय करते हैं। एक तो है एक्चुअल, और एक हमने की बात की स्पिरिचुअल की बात की, वो सभी चीजें हमारे स्पेस टूरिज्म के अंदर आती हैं। ठीक है, तो बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो स्पेस टूरिज्म को प्रमोट कर रही हैं, जैसे कि हमारी कंपनीज में आती हैं वर्जिन गैलेक्टिक, उसके अलावा स्पेस एडवेंचर्स, नेक्स्ट है स्टार चेजर, देन ब्लू ओरिजिन, बाइगेलो एरोस्पेस इत्यादि। ऐसी बहुत सारी जो है कंपनीज हैं जो कि स्पेस टूरिज्म को बढ़ावा दे रही हैं। तो स्पेस टूरिज्म जो है उसे जो फायदा क्या होता है कि जो स्पेस टूरिज्म है उसको एक अलग ही यूनिक एक्सपीरियंस मिलता है, थ्रिलिंग एक्सपीरियंस, रोमांचक एक्सपीरियंस जो है उसको मिलता है जब वो पृथ्वी को जो है बाहर से देखता है। ये हमारी पृथ्वी है, उसको बाहर की सरफेस से जब वो देखेगा तो उसको बिल्कुल ही अलग तरह का एक्सपीरियंस जो है वो मिलता है। और इसके अलावा कुछ सब ऑर्बिटल फ्लाइट्स जो हैं, जब हमने बात की, एक तो हो गया उसके ऑर्बिट्स में, एक हो गया सब ऑर्बिट्स के अंदर जो हम बात कर रहे हैं, उनके चार्जेस $2 मिलियन है। यानी कि हम जो है अर्थ से 100 से 160 किलोमीटर तक जो है ऊपर जाते हैं और उस स्पेस का एक्सपीरियंस लेते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस आप समझ सकते हो ना क्या मिलेगा, जब हम अर्थ की सरफेस से ऊपर जाते हैं तो हमें क्या महसूस होता है, वेटलेसनेस, हमें बिल्कुल जैसे कि हमारा कोई वजन ही नहीं है और हम हवा में तैर रहे हैं, ये महसूस होना शुरू हो जाता है। स्टार्स के बीच में जो है और हम घूम रहे हैं, इस चीज को आप एंजॉय कर सकते हैं। तो देखो, सुनने में समझने में बहुत ज्यादा रोमांचक है। अब बस बात यही है कि ये अभी की डेट में सबसे ज्यादा कॉस्टलीस्ट टाइप ऑफ टूरिज्म है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं अंडर वाटर टूरिज्म। अंडर वाटर यानी कि पानी के नीचे, ये तो हमें क्लियर हो रहा है इससे। तो डीप सीज हैव ऑलवेज बीन इन अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट। जो समुद्र हैं, गहरे समुद्र हैं, वो हमेशा से ही जो है टूरिस्ट के लिए जो है एक आकर्षण बने हुए हैं। चाहे वो आप बीच देखना चाहते हो या आप समुद्र के अंदर जो कोरल रीफ्स हैं उनको देखना चाहते हो, या समुद्र की तलहटी के अंदर जो ओशन पार्क्स बने हुए हैं या मेरीन लाइफ जो है, क्रिएचर्स हैं, समुद्री जीव हैं, उन्हें देखना चाहते हैं, ये बहुत ही आकर्षक होता है। और इसमें एक नया चीज जो ऐड हुई है, क्या ऐड हुई है कि रेस्टोरेंट्स और होटल्स खोले जा रहे हैं समुद्र के नीचे। ये isn't it amazing? सोच सकते हो आप समुद्र के नीचे जो है होटल में जाना। तो हाइड्रोपोलिस जो है क्विंगडो चाइना के अंदर जो है एक होटल है, जो कि वहां चाइना के आसपास जो येलो सी है उसके अंदर है, और जो इसको खोला गया है, और इसके रेट्स जो हैं एक तरह से 5 स्टार होटल्स या उससे ज्यादा हैं आपकी रेट्स है। इसके अलावा हाइड्रोपोलिस जो है एक दुबई के अंदर बनाया गया है, जिसके अंदर 220 स्वीट रूम्स हैं कितने, 220 कमरे हैं जिसके अंदर, बहुत ही लग्जूरियस है। और ये जो है दुबई के अंदर जो हमारा पर्शियन गल्फ सी है, उससे अगर हम जाएंगे तो 60 फीट नीचे, उस समुद्र के अंदर 60 फीट नीचे जाकर ये बना हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ कहाँ पर बना हुआ है, ये दुबई में बना हुआ है, एक हमने देखा चाइना के अंदर है आपका। तो इसी तरह से ये कॉन्सेप्ट जो है आगे बढ़ रहा है।
और ये होटल जो है वो इस तरह का बना हुआ है जैसे कि जेली फिश होती है उसकी शेप में बना हुआ है, और जो इसके स्यूट से जो बने हुए कमरे जो हैं वो कैसे हैं, बबल शेप के, बबल होता है ना बुलबुला, बुलबुले की शेप के जो है वो बने हुए हैं। और ये लैंड के साथ में कनेक्टेड है, और जो कनेक्ट करती है वो एक टनल है, जो आपकी टनल बनी हुई है जो है, जो कनेक्ट करती है। और वो कैसी है, टनल भी ट्रांसपेरेंट। आप टनल से होके जाओगे तो लगेगा कि आप समुद्री जीवों के बीच में से उनके हाथ उनको टच कर पा सकते हो, बट एक्चुअली यू आर इन द टनल, ग्लास टनल के अंदर है आप। तो ये आप महसूस कर सकते हो, ये बहुत ही मजा आता है इसमें। जूलिस अंडर सी लॉज जो है के लार्गो फ्लोरिडा के अंदर है, और यहाँ पर एक अंडर वाटर रिसर्च स्टेशन हुआ करता था। अब ये कन्वर्ट हो गई है, और ये ओवरनाइट पैकेजेस देती है टूरिस्ट को। टूरिस्ट जो है 1 बजे से लेके 10 बजे तक जो है वहां पर जो है $475 अगर खर्च करेंगे, पेमेंट करेंगे, तो वहां पर रह सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। वहां पर जो है वो डाइविंग कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन जो है शाही खाना खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, डिनर और ब्रेकफास्ट भी। इस होटल के अंदर अगर आपको जाना है तो समुद्र के अंदर 21 जो है फीट नीचे आपको डाइव करना पड़ेगा पहले, ठीक है, समुद्र के अंदर डाइव करेंगे, और तब वहां पर जो आपका होटल बना होगा वहां पर आप एंटर करेंगे और ये सब चीजें एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। अंडर वाटर टूरिज्म के अंदर जो है, आप जब आप जाते हैं तो समुद्र तट के नीचे जैसे बहुत बड़े बड़े जो आपके सब मरीन्स हैं, उनको आप स्टडी कर रहे हो, वाटर किंगडम को स्टडी कर रहे हो, या टूटे हुए रैकेजेस जिसको हम बोलते हैं, अवशेष पड़े हुए हैं शिप्स के, वहां उस जगहों को देखना चाहते हो तो वो सब जगह पर आप विजिट कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चों आपने देखा कितनी मजेदार चीजें जो हैं, कितने अच्छे अच्छे टाइप के टूरिज्म जो है आगे इमर्ज हो रहे हैं। स्पिरिचुअल आपने पढ़ा, स्पेस पढ़ा, और अब हमने क्या पढ़ा था, अंडर वाटर टूरिज्म। सो आई होप आपको क्लियर हुआ ये बात। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, परपिचुअल टूरिज्म। ये भी एक नया शब्द है। ये हो गया कि बेसिकली ये डिस्क्राइब करता है लोगों को जो कि एक तरह से कहते हैं कि मूव करते रहते हैं, और एक एक कंट्री से दूसरे कंट्री से फिर नेक्स्ट कंट्री, फिर से नेक्स्ट कंट्री, और एक कंट्री में जो है कुछ लिमिटेड पीरियड तक रहते हैं, उतने पीरियड तक कि जब तक वो जो कि एक मतलब बेसिकली नागरिकता की अवधि में नहीं आता, मतलब जितना लीगल कंडीशंस अलो करती हैं, मतलब एक देश के अंदर जितना मैक्सिमम टाइम एज ए टूरिस्ट रुक सकते हो सिर्फ उतना ही टाइम रुकते हैं, क्योंकि कोई लीगल ऑब्लिगेशंस वो नहीं लेना चाहते हैं। कहने का क्या मतलब है, ऐसे टाइप के टूरिज्म में टूरिस्ट क्या है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री से नेक्स्ट कंट्री, ऐसे ऐसे वो घूमता रहता है, किसी भी एक कंट्री के अंदर उस देश की जो लीगल कंडीशंस फॉलो करती हैं, अलाउ करती हैं, उतने ही दिन वहां रुकता है, फिर मूव कर जाता है सेकेंड कंट्री के अंदर, ठीक है। तो यानी कि वो जब इतने दिन ही रुकता है कि उसको वहां का इनकम टैक्स ना पे करना पड़े, ठीक है, और वहां का परमानेंट रेजिडेंसी की जो कंडीशंस है वो ना फॉलो करनी पड़े। तो बेसिकली इस तरह से जो है, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति जो है पर्सन 122 दिन रुक रहा है किसी कंट्री के अंदर, तब उसको इनकम टैक्स और ये सारी चीजें पे करनी पड़ती है, तो वो उतने दिन रुकते ही नहीं इस टाइप के टूरिस्ट, परपेचुअल टूरिस्ट। ये इनका लाइफस्टाइल ऐसा होता है कि ये फ्री रहना चाहते हैं, हाँ, जो है देश के नागरिक होने के नाते जो हमारे लॉज हमें बांधते हैं उन लॉज से ये फ्री रहना चाहते हैं। सो परपेचुअल ट्रेवलर्स वो लोग हैं जो इस तरह से रहते हैं कि उनको लीगल रेजिडेंट ना माना जाए किसी भी देश का, और लीगल परमानेंट स्टेटस जो है उनको नहीं होता, इसलिए वो आराम से दूसरी जगह पर फिर पहुंच जाते हैं, ठीक है। और इसलिए ये जो है अपना ज्यादातर समय जो है आराम से उस जगह को एंजॉय करते हैं, उस जगह की टाइम पीरियड होने से पहले जो है दूसरे जगह मूव कर जाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं बच्चों, परपीचुअल टूरिज्म जो है वो ये कहलाता है। तो इतना आपको क्लियर हुआ बच्चों कि हमने क्या बात की, परपीचुअल टूरिज्म की। और नेक्स्ट में अब हमारा आता है सस्टेनेबल टूरिज्म। सस्टेनेबल वर्ड तो आप सबने पढ़ा होगा, सस्टेनेबल किसको बोलते हैं, सस्टेनेबल कि हम सस्टेन कर सकें, जो हम बेसिकली बात करते हैं ना, लंबे समय तक जो है अगर हम किसी भी चीज को बनाए रखे सके, तो वो हमारा बेसिकली क्या कहलाता है, सस्टेनेबल टूरिज्म कहलाता है। तो जो कॉन्सेप्ट है हमारा सस्टेनेबल टूरिज्म का, मतलब कि
हम उस जो कैपेसिटी है एनवायरनमेंट की एक तरह से सपोर्ट करने की, किसी एरिया को सपोर्ट करने की, उसका हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। डेवलपमेंट के लिए जो है वो बहुत ध्यान रखना जरूरी है। और हम कह सकते हैं कि जो प्रेजेंट की जो जरूरतें हैं एक तरह से, कि अगर हमने किसी एरिया को डेवलप कर रहे हैं तो उसकी कितनी क्षमता है, उस चीज का हमने ध्यान रखना है कि उस जगह की क्षमता कितनी है। साथ में हमें ये ध्यान रखना है कि हम किस तरह से बिना कॉम्प्रोमाइज किए, बिना फ्यूचर का जो नुकसान किए, आज के प्रेजेंट के अकॉर्डिंगली उसको डेवलप कर सकते हैं। यानी कि हम उस एरिया को इस तरह डेवलप करें कि वो एरिया जो है आने वाले समय फ्यूचर की जरूरतों को भी पूरा कर सके, हम उसे डिस्ट्रॉय ना करें। वर्ड हमने पढ़ा था कैरिंग कैपेसिटी, आपको क्लियर हो गया था कैरिंग कैपेसिटी किसी भी एरिया की जो क्षमता है। तो इसका मतलब जब हम टूरिज्म डेवलप कर रहे हैं तो उस एरिया की कैरिंग कैपेसिटी को जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो जैसे हम कह रहे हैं कि सस्टेनेबल टूरिज्म इज द टूरिज्म दैट टेक्स फुल अकाउंट ऑफ इट्स करंट एंड फ्यूचर। ठीक है, दोनों वर्ड्स आ रहे हैं ना, करंट एंड फ्यूचर इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। तो मेन चीज क्या है, सस्टेनेबल टूरिज्म वो टूरिज्म है जो पूरी तरह से ध्यान रखता है आज की करंट सिचुएशन या फ्यूचर की जो है आर्थिक, सामाजिक या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो होंगे, प्रभावों का ध्यान रखता है। ठीक है, और साथ ही साथ जो है विजिटर्स की नीड्स को पूरा करता है, इंडस्ट्री की को भी ध्यान रखता है, एनवायरमेंट को भी ध्यान रखता है और होस्ट कम्युनिटीज को भी ध्यान रखता है। ठीक है, यानी कि सस्टेनेबल टाइप ऑफ टूरिज्म वो है जो कि प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों की आर्थिक, सामाजिक या वातावरण पर होने वाले प्रभावों का ध्यान रखता है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखता है जरूरतों का, जो हमारे विजिट टूरिस्ट हैं उनकी जरूरतों को, हमारी इंडस्ट्री की जरूरतें, हमारे एनवायरनमेंट की जरूरतें और हमारे होस्ट कम्युनिटी वहां की जो लोकल हैं उनकी जरूरतों का भी ध्यान रखकर जब हम टूरिज्म को डेवलप कर रहे हैं उसे बोलते हैं सस्टेनेबल टूरिज्म। यानी कि अगर आप छोटा सा एग्जांपल लो, अगर हम किसी एरिया को डेवलप कर रहे हैं और उससे क्या फर्क पड़ रहा है, टूरिस्ट तो बहुत सारे आ रहे हैं, उनको बहुत मजे आ रहे हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं, उस एरिया को सरकार को पैसा भी मिल रहा है, पर वहां के जो लोकल लोग हैं उन्हें बहुत नुकसान हो रहा है। पॉल्यूशन लेवल वहां इंक्रीज हो रहा है, चीजों के रेट वहां इंक्रीज हो रहे हैं, वहां के आम आदमी की जो जरूरतों की चीजें हैं, बिजली पानी, वो उन्हें नहीं मिल पा रहा है क्योंकि वो आसपास के होटल्स को सप्लाई हो रहा है, वह उनका कल्चर डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो अगर इस तरह से नुकसान करके हम डेवलप कर रहे हैं तो वो सस्टेनेबल नहीं है। तो यानी कि हमें वो लिमिटेशन निर्धारित करनी पड़ेगी जिसके अंदर कि हमारा विजिटर भी खुश, हमारी इंडस्ट्री भी खुश, हमारा एनवायरनमेंट भी खुश और हमारी होस्ट कम्युनिटी भी खुश हो। ठीक है जी। सो इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि हम ध्यान रख रहे हैं कि हम कंजर्व कर सके हमारे रिसोर्सेस को, हम प्रोटेक्ट कर सके हमारी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, पेड़ पौधे, वन्य जीवन जो है उनको भी प्रोटेक्ट कर सके, और सभी जनरेशन्स के लिए जो है वो ध्यान में रखते हुए जो है हम डेवलप करें टूरिज्म को जो है। तो इस तरह से डेवलप किया जाए उसको कि ना तो वो इस समय को नुकसान करे और ना ही आगे के एनवायरनमेंट को भी नुकसान करे। तो जो टूरिज्म एक्टिविटीज हैं हमें पता है वो किस पर डिपेंड करती हैं, नेचुरल हेरिटेज पर डिपेंड करती हैं। जो टूरिज्म की एक्टिविटीज है नेचर पर, प्रकृति पर डिपेंड करती है, और इसलिए जो है हमें हमारे इकोलॉजिकली सस्टेनेबिलिटी पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, यानी कि एनवायरनमेंट की सस्टेनेबिलिटी पर ध्यान देना जरूरी है। इसका मतलब हुआ एनवायरनमेंट पे होने वाले इम्पैक्ट्स पे ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। ये निश्चित करना चाहिए कि उस एरिया का सामाजिक या सांस्कृतिक जो है सस्टेनेबिलिटी जो है वो बनी रहे, वहाँ के लोकल लोगों की जो वैल्यूज हैं, जो कल्चर्स हैं या ट्रेडिशन है, उसको कोई नुकसान ना हो। तो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिफाइन करती है सस्टेनेबल टूरिज्म को कि इट मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट टूरिस्ट एंड द होस्ट कम्युनिटी while protecting and enhancing opportunities for the future। तो सस्टेनेबल टूरिज्म क्या है, इसका मतलब क्या है, आज की जरूरतों को, जो टूरिस्ट की जरूरतें हैं उनको, और साथ साथ उस क्षेत्र के लोकल लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, प्रोटेक्ट करते हुए
हम आज के जो आज का और फ्यूचर का दोनों का अगर हम ध्यान रखते हुए संसाधनों का इस्तेमाल करें, इस तरह से जो है, इस तरह से अगर हम डेवलप कर रहे हैं तो वो हमारा सस्टेनेबल टूरिज्म हो गया। इससे क्या फायदा होगा? इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है लोगों की वो इम्प्रूव होगी, साथ ही जो है टूरिज्म के अंदर जो आ रहे हैं लोग उनको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, और जो हमारा एनवायरनमेंट है उसकी क्वालिटी भी मेंटेन हो पाए। और एनवायरनमेंट अगर अच्छा मेंटेन रहेगा तो उससे टूरिस्ट को भी बेनिफिट है और लोकल कम्युनिटी को भी बेनिफिट जो है वो होता है। ठीक है ना? तो ये बात हमें क्लियर हो गई कि किसी भी एरिया की सबसे पहले डेवलप करने के लिए वहां की जो हम बात करते हैं कैरिंग कैपेसिटी की, आपने ये वर्ड सुना हुआ है, कैरिंग कैपेसिटी का जो हमारा वर्ड है ये है हमारा, ये हो गया कैरिंग कैपेसिटी, जो आपने सुना है ना बच्चों, CAR, सबने सुना है ना ये वर्ड, ये हो गया हमारा कैरिंग, कैरी करने की क्षमता हो गई ना, उसको संभालने की जो क्षमता हो गई। ठीक है, तो ये जो हमारी कैरिंग कैपेसिटी है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है किसी भी एरिया को जब आप डेवलप कर रहे हो उसके लिए, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही आप देखोगे कि उस एरिया के अंदर जो है लिमिट से ज्यादा डेवलपमेंट ना हो, ताकि वो डिस्ट्रॉय जल्दी से हो जाए और जो है बाकी लोगों के लिए उसका कोई भी फायदा जो है वो ना रहे। तो ये हमें देखना जो है वो बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो ठीक है कि हो गया आपको क्लियर? तो इतनी बात क्लियर हो गई। दोबारा से जो हमने कौन टाइप्स जो पढ़े, क्रूज टूरिज्म पढ़ा नया, फ्लोटिंग लग्जरी होटल्स, हेरिटेज वॉक्स, फिर स्पिरिचुअल टूरिज्म, स्पेस टूरिज्म, अंडर वाटर टूरिज्म, परपिचुअल टूरिज्म हमने देखा, साथ ही हमने देखा सस्टेनेबल टूरिज्म। तो इसके साथ साथ अब आपके रेफरेंसेस के लिए जो है कुछ साइट्स दी गई हैं, इन पे आप जाके जो डिफरेंट इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं उनको और डिटेल में भी पढ़ सकते हो, और कोई चीजें टॉपिक्स आपको क्लियर नहीं है तो उनको भी आप क्लियर जो है वो कर सकते हो। ठीक है ना? और सबसे इंपॉर्टेंट कि ये क्लियर होना जरूरी है कि जो हमने बात की थी कि जो भी हमारा डेवलपमेंट हो, किसी भी टाइप का टूरिज्म का डेवलपमेंट हो, वो सस्टेनेबल तरीके से होना चाहिए। हमें गाइडलाइंस को फॉलो करना है कि जो है हमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे नेचुरल या जो कल्चरल रिसोर्सेज हैं उनको खत्म नहीं करना है। ठीक है, उसके अलावा जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, जो हमारे टूरिस्ट हैं या जो हमारे लोकल कम्युनिटी के लोग हैं, वो सब इस बात का ध्यान रखें कि उस एरिया की एथिकल वैल्यूज या जो भी मॉरल वैल्यूज जो है वहां की वो डिस्ट्रॉय नहीं होनी चाहिए, उन पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करनी है कि लोग जो उस जगह को विजिट करने के लिए आए हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि उनके द्वारा नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो उस जगह पर कोई, तो ये चीजों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टैंड। सो हैप्पी लर्निंग एंड कीप लर्निंग।